गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु। हमारा 12th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम पढ़ा रहे थे। उसमें हमने 3 टाइप जो हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आज की हमारी क्लास में जो लास्ट फॉर्म है मार्केट की, ओलिगोपोली, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर अ फ्यू बिग फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के जो बायर्स हैं वो बहुत सारे होंगे, लेकिन उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाली जो फर्म्स हैं उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो कन्फाइंड होगा, लिमिटेड होगा। ईच फर्म हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ वन फर्म सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ द राइवल फर्म्स इन द मार्केट। एक फर्म की जो प्राइस पॉलिसी है और आउटपुट पॉलिसी है वो दूसरी फर्म की प्राइस पॉलिसी और आउटपुट पॉलिसी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हैं। तो अगर एक फर्म अपने प्राइसेस को बढ़ाती है तो हो सकता है कि दूसरी फर्म जो है वो बढ़ाए या ना बढ़ाए, और अगर एक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करती है तो सर्टेनली दूसरी फर्म जो है वो कंपटीशन के चलते अपने प्रोडक्ट की प्राइस को भी कम करने के बारे में सोच सकती है। तो इंटरडिपेंडेंस जो है फर्म्स का वो आपस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ड्यूरिंग द ओलिगोपोली। According, there is a high degree of interdependence among the competing firms. Price and output policy of one firm depends on the price and output policy of others. This type of competition involving high degree of interdependence is called cutthroat competition. इस तरह के कंपटीशन को गला काट प्रतियोगिता बोलते हैं। Example, there are only a few cars producer in the Indian market, auto market, like Toyota, Ford, GM and BMW and Volkswagen are some well-known brands. Each one is capturing a significant share of the auto market. हर एक फर्म का जो शेयर है वो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे हैं बट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर लिमिटेड हैं। तो कोई 15%, कोई 25%, कोई 30%, कोई 35%, 35% मार्केट के ऊपर कब्जा किए हुए होता है। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ ईच प्रोड्यूसर like Toyota significantly impact the price and output decisions of the other producer like Ford and GM. अगर टोयोटा अपनी कार की प्राइसेस को कम करता है तो सर्टेनली फोर्ड और GM जो है वो भी सोचेंगे कि हम भी अपनी प्राइस को कम करें, अदरवाइज हमारे कंज्यूमर जो हैं वो टोयोटा की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन हो गई। इसके फीचर्स क्या हैं? तो फीचर्स लगभग वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट में। स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं, 2, 5, 10 से ज़्यादा नहीं होंगी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि प्राइस पॉलिसी और आउटपुट पॉलिसी को लेकर जो निर्भरता है फर्म्स की वो बहुत ज़्यादा होती है इस मार्केट सिचुएशन में, क्योंकि एक फर्म अगर अपनी प्राइसेस को कम या ज़्यादा करती है तो जो उसकी राइवल फर्म्स हैं वो भी अपनी प्राइसेस को कम या ज़्यादा करने के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है, और वैसा उनको हो सकता है कई बार करना भी पड़ता है। ओके। उसके बाद है नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर्व। फर्म का जो डिमांड कर्व है वो डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए कि अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, मतलब आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म, मैं बात कर रहा हूँ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक फर्म की। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक फर्म में आपने देखा था कि जो फर्म का डिमांड कर्व है वो कंसिस्टेंटली डाउन होता है जैसे जैसे प्राइस को कम किया जाता है, मतलब डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती है फर्म की। बट ओलिगोपोली में ऐसा ही हो ये हम सर्टेनली नहीं कह सकते। इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, सिंपली बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट चेंज इन क्वांटिटी व्हेन प्राइस चेंजेस। मतलब अगर कोई फर्म जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, ऐसा कहना सर्टन नहीं है, क्योंकि अगर कम्पिटिटिव फर्म जो उसकी राइवल फर्म है उसने भी अपनी प्राइसेस को कम कर लिया और ज़्यादा कम कर लिया तो इन दैट सिचुएशन फर्स्ट फर्म जो है जिसने अपनी प्राइसेस पहले कम की उसकी प्राइसेस कम होने के बावजूद भी जो है उसकी जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि उसकी राइवल फर्म ने उससे भी ज़्यादा प्राइसेस को कम कर लिया इस रेस्पॉन्स में। तो व्हेन अ फर्म लोअर्स इट्स प्राइसेस, डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट मे नॉट इंक्रीज बिकॉज द राइवल फर्म्स मे ऑल्सो लोअर द प्राइस। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन फर्म के डिमांड कर्व को डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। अब जब नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं तो
कट थ्रॉट कंपटीशन से बचने के लिए ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्रिएट कर लेते हैं, आपस में ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में कुछ बातों पर, आउटपुट पॉलिसी पर, प्राइस पॉलिसी पर एक उनकी कंसेंट बन जाती है, एक सहमति बन जाती है। और इन फर्म्स के अंदर जो सबसे बड़ी फर्म होती है वो फर्म जो है वो लीडिंग फर्म का रोल प्ले करती है। वो फर्म जो कोटा फिक्स करती है अदर फर्म्स का, उस कोटे पर और प्रोडक्ट की प्राइस पर बाकी फर्म्स को अपने माल को बेचना होता है। तो ऐसा करके फर्म्स जो हैं एक अननेसेसरी जो कंपटीशन है उसको अवॉइड करती हैं मार्केट के। तो ऑल फर्म्स इन द कार्टेल चूज द सेम प्राइस एज सेट बाय द प्राइस लीडर। कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज लाइक अ मोनोपोली फॉर्म ऑफ द मार्केट। अ कार्टेल टेक्स फुल कंट्रोल ऑफ द मार्केट, इट मेक्स मोनोपोली प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट फीचर इज एंट्री बैरियर। इस टाइप की मार्केट के अंदर जो नई फर्म्स का जो एंट्रेंस है वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है। और वो मुश्किल क्यों होता है, डिफ़िकल्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेटेंट राइट्स ऑफ द कंपनीज। गवर्नमेंट जिन कंपनीज़ को लाइसेंस देगी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, केवल वही कंपनीज़ जो हैं वो काम कर पाएंगी। दूसरा ये है कि कंपनीज़ जो हैं अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेती हैं, तो नई कंपनीज़ जो हैं वो ईजिली सेम टू सेम प्रोडक्ट को बनाकर बेच नहीं सकती। तो इन दो वजहों से और तीसरी एक वजह और भी हो सकती है कि ये जो कंपनीज़ होती हैं ये बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती हैं। इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही मास लेवल पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से छोटी मोटी कंपनीज़ जो हैं वो इसके बारे में सोच भी नहीं पाती हैं। तो इन 2-3 एंट्री बैरियर्स की वजह से जो है मार्केट में बहुत कम संख्या रह जाती है कंपनीज़ की। इसके अंदर आप एग्जांपल के तौर पर अगर आप विचार करेंगे तो ऑटो मोबाइल जो सेक्टर है उसमें आपको कार कंपनीज़ के आप बारे में नाम सोचिए तो आपको 5-7 कंपनीज़ के नाम ही दिमाग में आएंगे, मैक्सिमम 7-8, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स। द बैरियर्स आर क्रिएटेड लार्जली थ्रू द पेटेंट राइट्स। Because of these barriers, the existing firms are not much worried about the entry of new firms in the market. और next feature जो है इसका नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन कब चलता है? जब फर्म्स के बीच में एक कोल्यूजन हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई हम आपस में जो है प्राइस वॉर नहीं शुरू करेंगे। और अगर ऐसा उनके बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है तो फिर कंपनीज क्या हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन पर फोकस करती हैं। थ्रू द हैवी एडवर्टीजमेंट वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करती हैं। और यही चीज़ आपको ओलिगोपोली मार्केट, चाहे फिर वो इंटरनेट डेटा का मार्केट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का मार्केट हो, उसमें आपको देखने को मिलेगी। प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन और एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये 6 फीचर्स हैं जो ओलिगोपोली मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट नोट आ रहा है, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव। तो सिंपल है, अगर 5-7 फर्म जो हैं मार्केट के अंदर वो आपस में कार्टेल बना लेती हैं, कुछ ग्रुप वगैरह क्रिएट कर लेती हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट पर उनकी सहमति बन जाती है प्राइस और आउटपुट को लेकर, तो इस तरह की ओलिगोपोली कहलाती है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। बट अगर ये ग्रुप नहीं बन पाता है और फर्म्स जो हैं वो ओपन कंपटीशन में एक दूसरे को फेस करती हैं, तो दैट टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज कॉल्ड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। और नेक्स्ट इज परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली हम तब कहेंगे जब जितनी भी फर्म्स हैं, 2-4-5 फर्म्स, वो जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो प्रोडक्ट अगर होमोजीनियस है, उसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सुपरफिशियली नज़र नहीं आता है। जैसे मैंने लाइव क्लास के अंदर एग्जांपल दिया था आयरन एंड स्टील का, तो सरिया बनाने वाली कंपनियां ज़्यादा नहीं हैं इंडिया के अंदर, 2-4 कंपनीज ही हैं, लक्ष्मी मित्तल है, TMT सरिया है और टाटा स्टील वगैरह हैं। तो सुपरफिशियली इनके सरिये के अंदर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। इसी तरह से सीमेंट की अगर हम बात करें तो वंडर सीमेंट है, बिरला का सीमेंट है, JK सीमेंट है, इन सीमेंट्स के अंदर भी जो है सुपरफिशियली कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है, इनका सेम फंक्शन है, सेम कलर है। ठीक है, तो ऐसा जो ओलिगोपोली मार्केट है वो कहलाता है परफेक्ट, जब प्रोडक्ट होमोजीनियस हो। बट अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है एक दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट से, तो दैट टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज कॉल्ड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ओके स्टूडेंट्स, आज की लाइव क्लास में मैंने इतना ही आपको पढ़ाया था। कुछ एक क्वेश्चंस जो थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो ये आप यहाँ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ पर इनको दोबारा से रिपीट करूँ,
इनको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट होता है तो आप लाइव क्लास में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव स्टडी है चारों फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, जो डिफरेंट बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये कुछ भी नया नहीं है, इसमें जो चारों फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने स्टडी किए हैं उनके अंदर जो उनके फीचर्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उन्हें एक दूसरे से, उन फीचर्स को शॉर्ट के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये अच्छा रहेगा कि आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से, इस टेबल को पढ़ें। इस टेबल में भी कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको दोबारा से क्रिएट होता है माइंड में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है इस बुक का लास्ट चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू।